Assalamualaikum. So today we have to start our third lecture. So basically जो मैंने आज स्टार्ट करवाना है वो मैं आपको टिक मार्क कर देता हूँ जो आज मैंने करवानी है. So मैंने बेसिकली आज करवाना है आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. अब आप कहिए कि 7 से हम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे. 7 पता है हम स्टार्ट कब करेंगे, जब ये हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे. ठीक है, तब हमने इसको स्टार्ट करना है. ठीक है, ये हम अभी क्वाइट कर देंगे और हम जंप करेंगे एक्सरसाइज अपनी 9.4 में. ठीक है, तो आज मतलब कि इस फर्स्ट ईयर के मैथ अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा. ठीक है, सो बड़े बड़े टीचर्स इस तरीके से करवाते हैं. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर अपना 3 करेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और पेपर में तो आता ही है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि व्हाट इज द सर्कुलर measure of the angle between the hands of a watch at 4 of clock. ठीक है, सबसे पहले ये क्लॉक का जिक्र कर रहा है. मैं आपको भी क्वेश्चन में नहीं ला रहा, मैं सबसे पहले आपको क्लॉक बना के दिखाता हूँ कि हमारी जो रोजमर्रा की क्लॉक होती है ना वो इस तरह की होती है. आई वांट टू मेक द सर्कल. ये आ गया सर्कल. ठीक है, क्लॉक यही होती है ना इस टाइप की, और यहाँ पर होते हैं 12, इधर क्या होता है 1 2, और आपने क्लॉक भी मिलानी है इसके साथ, बड़ा अच्छा तासुर पड़ता है एग्जामिनर को. 4 5 6 7 8 9 10, और इधर क्या आ जाएगा 11. ठीक है, मैं टूटी फूटी क्लॉक बना दिया है. और 4 ऑफ क्लॉक की बात कर रहा है, मतलब कि 4 कैसे बजते हैं आपको पता होगा. छोटी सुई यहाँ पर होती है और बड़ी सुई जो है ना अगर 12 पे हो ना तो 4 बनते हैं. कहते हैं कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ 4 क्लॉक. कहते हैं 4 ऑफ क्लॉक के दरमियान एंगल निकालना है. ठीक है, थीटा, मतलब कि हमने एंगल निकालना है कि क्या एंगल आएगा 4 ऑफ क्लॉक का. चले मैं इजीली बताता हूँ. हम क्लॉक से निकालते हैं. टोटल आपने लिखना है टोटल आवर्स. आपको पता है टोटल घंटे कितने होते हैं एक ये क्लॉक में, टोटल घंटे कितने हैं उसकी मदद से हम निकालते हैं. टोटल आवर्स इन आ क्लॉक. तो कितने हैं टोटल आवर्स, 12 है ना, तो इक्वल्स टू लिख दिया यहाँ पे मैंने 12. ठीक है, अब इसमें एक जो सर्कल टोटल क्लॉक का जो एंगल होता है ना, सर्कल का एंगल आपने याद रखना वो हमेशा 360 के बराबर होता है. टोटल एंगल इन अ वॉच हमेशा 360 के बराबर होता है, क्योंकि सर्कल है ना. सर्कल 360 के बराबर क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ. ये क्वाड्रेंट है. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, सेकंड 180 का, 270 का और 360 का. मतलब कि चक्कर जो है ना सर्कल का, अगर एक चांद का चक्कर जो काटता है ना पूरे साल में वो भी 360 डिग्री के जाविये से ही काटता है. टोटल एंगल इन अ क्लॉक, टोटल एंगल इन आ क्लॉक, इसके पैरामीटर सिंपल लिख रहा हूं. इन आ क्लॉक कितने हैं, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री. अब मैंने आपको बताना है कहते 4 ऑफ क्लॉक का एंगल निकालना है. अगर सिंपल अगर मैं एक ऑफ क्लॉक का एंगल निकाल लेता हूँ और अगर उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरा 4 क्लॉक का एंगल आ सकता है ना. सो एक ऑफ क्लॉक का एंगल कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ. दी एंगल ऑफ 1 ऑफ क्लॉक. ठीक है, 1 ऑफ क्लॉक क्या आएगा, 1 ऑफ क्लॉक का एंगल मैं आपको बताता हूँ. टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल आवर्स, मतलब कि टोटल एंगल जो है ना चक्कर काटता है उसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ उसके घंटों के हिसाब से, मतलब कि मेरे पास 1 घंटे का एक ऑफ क्लॉक का ना चक्कर आ जाएगा. ठीक है,
मतलब अगर इसे कटिंग की तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30 डिग्री। 1 ऑफ क्लॉक का यह आ गया। तो द एंगल ऑफ 4 ऑफ क्लॉक क्या आएगा? एंगल ऑफ 4 ऑफ क्लॉक क्या आ जाएगा? इक्वल्स 4 × 30 डिग्री, मतलब कि 1 ऑफ क्लॉक के एंगल को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 ऑफ क्लॉक का एंगल आ जाएगा, मतलब कि 120 डिग्री। जैसे 4 × 30 क्या होता है? 120 डिग्री। तो ये हमारा आज जो आ गया आंसर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन 5 ऑफ क्लॉक का भी दे सकता है, मतलब कि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एंगल निकाल लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 ऑफ क्लॉक भी दे सकता है, ठीक है, ये आपने घबराना नहीं है इससे। तो सबसे पहले टोटल आवर्स क्लॉक के है, टोटल एंगल निकाला। अगर टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल आवर्स अगर करें तो 1 ऑफ क्लॉक का हमारे पास एंगल निकल आता है, ठीक है। मतलब कि ये देखिए जरा, ये टोटल जो है ना सर्कल काट रहा है 360 डिग्री का, ठीक है। और जो है ना 1 ऑफ क्लॉक, ये 1 ऑफ क्लॉक है ना, ये चक्कर काट रहा है 30 डिग्री का। अगर आप 30 30 ऐड करते हैं तो पूरा जो चक्कर है ना वो हमारा निकलेगा 30 60 डिग्री निकलेगा, ठीक है। आपने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्लॉक भी बनानी है और ये सारा कुछ ऐसे सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, मुझे पेपर में आया था, हर एक बच्चे को आता है, ठीक है। सो ये आ गया। अब जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। सो मैं ये इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था, रिलेशन L इज इक्वल टू आर थीटा। बस ये आपने अपने जेहन में रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, एक मिनट देख लेता हूँ। फाइंड थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप ना थीटा फाइंड करें, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या करना है, थीटा निकालना है। और उसने हमें पैरामीटर दिए हुए हैं। पार्ट 1 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 1 इसका क्वेश्चन 4 का। लेंथ इसने हमें दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थीटा कैसे निकलेगा? हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा। आप लिखोगे ऊपर यूजिंग, ठीक है, यूजिंग L इक्वल टू आर थीटा। और थीटा क्या आ जाएगा? L डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि मैंने थीटा निकालना है तो आर को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ का वैल्यू क्या है? 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, और आर का वैल्यू क्या है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कैंसिल, 1.5 डिवाइड बाय 2.5 आई थिंक 0.5 होता है। सो ये आ जाएगा मेरे पास 0.6, सॉरी। सो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.6। और आपने हमेशा थीटा का यूनिट भी साथ लिखे, रेडियन, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। इसका जो पार्ट 2 है ना वो आपने करना है, ठीक है। आपका होमवर्क है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड एल, ठीक है। मतलब कि मैंने लेंथ निकालनी है। उसमें हमें थीटा क्या दिया हुआ है? पाई रेडियंस, ठीक है, पाई रेडियंस, ठीक है। सो और जो रेडियस दिया वो दिया इसने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है। तो यूजिंग क्या करेंगे हम? L इक्वल्स आर थीटा। तो L इक्वल्स आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6 है। और थीटा का वैल्यू क्या है? पाई, ठीक है। अब इसमें जो है ना हम पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 6 और पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 ही होता है ना, सिंपल। 3.14, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अगर मैं करता हूँ कैलकुलेटर के थ्रू तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 18.84 आ रहा है, ठीक है। 18.84। और साथ में क्या है?
रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ का यूनिट हम हमेशा लिखेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। ये लेंथ का यूनिट आ गया। आपको फिजिक्स में प्रीफिक्सेस का भी पता होगा और उसके यूनिट्स का भी पता होगा, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, मतलब कि लेंथ का मीटर भी होता है और सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। सो इसका जो पार्ट 2 है ना वो आपने करना है, ठीक है, बिल्कुल। और जो अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो दोनों एक पार्ट करवाता हूँ। ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली कह रहा है कि आर फाइंड करके दिखाओ, मीन्स के रेडियस। पार्ट 1 में इसने हमें दिया हुआ है लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और एंगल जो दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन, ठीक है। बहुत आसान है। तो हमें पता है कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। मैंने आर निकालना है तो एल डिवाइड बाई थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। तो एल का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 डिवाइड बाई थीटा का वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। हमेशा 2 जो है ना ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों होगा, मतलब कि अगर फ्रैक्शन में हो ना नीचे, तो नीचे वाले फ्रैक्शन की वैल्यू है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 विच मीन्स 10 डिवाइड बाई 1। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। और देखिए तो लेंथ सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी हमेशा सेंटीमीटर में होगा। आपने यहाँ से अंदाजा लगाना है। अगर मीटर हो तो आप मीटर में लिखेंगे, ठीक है। सो अब इसका पार्ट 2 मैं आपको करवा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 जो है कह रहे हैं कि लेंथ क्या है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में। पार्ट 2 में लेंथ है वो है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एंगल है वो है 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको पता है एंगल हमेशा रेडियन में होता है। सबसे पहले हम डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 180 पाई डिवाइड बाय 180, ठीक है, डिग्री, 180 डिग्री। अब ये आपस में कैंसल, डिग्री डिग्री। अगर 45 और 180 की मैं कटिंग करता हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो 1/4 आएगा। 1/4, साथ में क्या आ जाएगा पाई। तो क्या आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 4, और क्या आ जाएगा रेडियन। एंगल क्या आ गया ये पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन रेडियन। अब जो बेसिकली है ना हमने क्या निकालना है आर। तो हमें पता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, और आर मैंने फाइंड करना है तो थीटा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एल डिवाइड बाय थीटा। तो एल का वैल्यू क्या है यहाँ पर 56 डिवाइड बाय, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है पाई डिवाइड बाय 4। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पाई डिवाइड बाय 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3.14 डिवाइड बाय 4, कोई फर्क पड़ता हो तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 3.14 डिवाइड बाय 4। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.785 रेडियन, ठीक है। मतलब कि मैंने वैल्यू निकाल ली है, बहुत ईजी रहेगा मेरे लिए। 0.785 रेडियन, ठीक है। तो इधर क्या हम लिख देंगे 0.785, 0.785, 56 डिवाइड बाई 0.785, 0.785। तो ये जो आ जाएगा 71.33 आ जाएगा। चले, क्या आएगा 71.33, ठीक है। कैलकुलेटर सॉल्व करके आ रहा है। तो रेडियस किस में है, सेंटीमीटर में है, लेंथ तो रेडियस भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये आ गया इसका आंसर। तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो अब मैं 9.4 के कुछ फार्मूलास आपको लिख के दे रहा हूँ, आपने याद भी किए होंगे। सो मैं उसको उसकी हम करेंगे प्रूफ्स जो है ना। सबसे पहला 9.4 के ये फार्मूले आपको जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे करने, ठीक है। सो आई विल चेंज माई दिस 9 एक्सरसाइज 9.4 के सबसे पहले आपको फार्मूलास आना चाहिए। 9.4 पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पार्ट 2, अगर साइन स्क्वायर थीटा मैं निकालना चाहूँ ऊपर वाले से, तो cos स्क्वायर थीटा राइट साइड में अगर मैं डॉट प्रॉब्लम लगा के शिफ्ट करता हूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 कहता है कि अगर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाए तो वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। फार्मूला नंबर 5 कहता है कि अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर आ जाए वो होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है। फार्मूला नंबर 6, टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है साइन डिवाइड बाय कोस। साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और ये बराबर होता है 1 डिवाइड बाय कोट थीटा के भी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना, आगे यूज हो सकता है। फार्मूला नंबर 7 जो है वो है कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा के बराबर भी होता है। 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा के बराबर भी होता है। अब लास्ट दो फार्मूले रह गया है। सीकेंट थीटा जो होता है, फार्मूला नंबर 8, सीकेंट थीटा जो होता है वो होता है आई थिंक 1 डिवाइड बाय कोस थीटा, और जो कोस थीटा जो होता है, कोसिकेंट थीटा जो होता है, कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आपको इस तरह का फार्मूला आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, secant theta is equals to 1 divided by cos theta, cosecant theta is equals to 1 divided by sin theta। मतलब आपकी कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये पूरा मैथ्स जो है ना फार्मूला पे बेस करता है, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें काफी फार्मूलास है जो हमने याद करने होंगे। ये तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन आपको फार्मूला इस तरह बोलने आने चाहिए। ठीक है, तो ये 9.4 के फार्मूले है, ये याद करने हैं आपने। और कल जो है ना हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैं अब अपना पोर्शन ले आता हूँ कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, शेयर और स्क्रीन।
बेसिकली जो है ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सो मैंने कंप्यूटर की जो आपको डेफिनेशन बताई थी। सो आज जो है ना हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़नी है बेसिकली। अब इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो कौन से डिवाइसेस होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जिससे हम डाटा को एंटर करते हैं। द डाटा दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। आपने यहाँ तक याद करनी है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया एंड समथिंग सॉर्ट ऑफ हो गया, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। इसको हम आई थिंक आपको इनपुट डिवाइसेस के बाद पढ़ना चाहिए आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अभी अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो हम इनपुट को एंटर करते हैं ना, और वो डिस्प्ले कर दे स्क्रीन के अंदर, मतलब क्या, हमारा सीपीयू हो गया या मोबाइल का स्क्रीन हो गई। दिस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कि जो रिजल्ट को डिस्प्ले कर दे, तो वो आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। सो अब हम मेरे पास आ जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, ये आपने पढ़ना है। तो मैं ज़रा ज़्यादा गो थ्रू नहीं कर रहा इस टॉपिक्स में। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है ना, वो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम कंप्यूटिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। मतलब कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी करना हो बाय टेक्नोलॉजी, मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस पहुंच भेजते हो, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ठीक है। और मतलब कि आप स्नैप्स ट्रिक्स भेजते हो स्नैपचैट में एंड बहुत कुछ जो कम्युनिकेशन हम कर लेना हाई स्पीड कंप्यूटिंग डिवाइसेस से, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरा तो इतना ठीक है। मुझे ना एक काम इंपॉर्टेंट पड़ गया, तो मैं बाकी ना आपको टॉपिक्स बता दूंगा, आपने वो बस गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसके प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी कर लिएगा और स्टोरेज डिवाइसेस भी गो थ्रू कर लिएगा, वो बहुत ईजी है, ठीक है, साथ इसके।